और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे जटिल पन्ना है। एक ऐसा नेता जिसे लोग सुशासन बाबू कहते हैं, जिसने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की पटरी पर दौड़ाया, जिसने महिलाओं के हाथों में साइकिल थमाई और अपराधियों को जेल भेजा और भ्रष्ट अधिकारियों के घरों में स्कूल खुलवाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जिनको सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सुशासन बाबू क्यों बार बार अपनी पलटी से जनता को चौंका देते हैं? क्यों एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं? आज हम उस कहानी को खंगालने वाले हैं जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और सत्ता के बेजोड़ खेल की दास्तां है। ये कहानी एक इंजीनियर के उस सफर की है जो बिहार की धुरी बन गया। बात है 1 मार्च 1951 की, जब बिहार के नालंदा जिले से एक स्वतंत्रता सेनानी के घर मुन्ना नाम का एक लड़का पैदा हुआ। उसके पिता गांधीवादी थे और शायद यही संस्कार था कि मुन्ना बड़ा होकर एक इंजीनियर बनने के बाद भी राजनीति की तरफ खींचा चला गया। 1970 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, तब यही युवा इंजीनियर छात्रों के सबसे बड़े नेता के रूप में उतरा। राम मनोहर लोहिया और वीपी सिंह जैसे दिग्गजों के साथ रहकर नीतीश कुमार ने समाजवाद की हर बारीकी को समझा। ये वो नींव थी जिसने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। इसके बाद 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधानसभा पहुंचे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 1989 में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे और जल्द ही केंद्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई। यहाँ उनके रिश्ते अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मजबूत हुए। वाजपेयी जी उन्हें बहुत मानते थे और नीतीश कुमार ने खुद कई बार कहा है कि अटल जी ने ही उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और फिर आया साल 2000, जब नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के लिए। उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए पहले ही इस्तीफा दे दिया। ये एक विफलता की तरह लग सकता है, लेकिन यहीं से सुशासन की कहानी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ। इसी हार ने उन्हें लालू राबड़ी के 15 साल के जंगल राज के खिलाफ एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित कर दिया। उसके बाद 2005 में बिहार ने सुशासन को चुना और नीतीश कुमार ने सत्ता की बागडोर संभाली, जहां उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाया। अपराधियों को जेल भेजा गया और न्यायालयों के साथ समन्वय करके त्वरित विचारण प्रणाली लागू की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा मिली। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग करती है वो थी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध संपत्तियों को जब्त किया और आपको ये भी बता दें कि देश में पहली बार ऐसी जब्त की गई संपत्तियों में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। उन्होंने महिलाओं के जीवन में भी क्रांति लाई। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया और छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू की, जिससे लाखों लड़कियों को स्कूल जाने का हौसला मिला। लेकिन इस सुशासन के युग में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके राजनीतिक सफर की दिशा ही बदल दी। साल 2010 में पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। तभी एक अखबार के विज्ञापन में छपा जिसमें नीतीश और नरेंद्र मोदी की एक साथ तस्वीर थी। मोदी को पसंद नहीं करने वाले नीतीश कुमार को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए होने वाले भोज को रद्द किया, बल्कि गुजरात से मिली 5 करोड़ रुपए की बाढ़ सहायता राशि को भी वापस लौटा दिया। इस घटना ने मुस्लिम समुदाय को यह भरोसा दिलाया कि बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि पर अटल है। यह घटना नरेंद्र मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत और वैचारिक मतभेदों की शुरुआत थी, जिसका परिणाम 2013 में गठबंधन टूटने के रूप में हुई। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश ने 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। इसके साथ ही 2015 में उन्होंने एक और बड़ा दांव खेला। बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाया और महागठबंधन बनाया। विपक्ष को एकजुट करने के लिए वे मुलायम सिंह यादव से भी मिलने गए, लेकिन मुलायम उस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये गठबंधन सिर्फ 2 साल ही चला। इसके बाद साल था 2017, जब लालू के बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ का नारा देते हुए वापस बीजेपी के साथ सरकार बना ली। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 2022 में वे फिर से बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए। इस बार उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से
ठीक पहले लालू यादव के एक बयान ने सब बदल दिया। लालू यादव ने राहुल गांधी को विपक्ष का दूल्हा बता दिया, जिससे नीतीश की प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों को गहरा धक्का लगा और इसी के बाद नीतीश ने चौथी पलटी मारी और एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया। उनकी इस प्रति ने उन्हें पलटू राम का उपनाम दिया। ये दिखाता है कि उनके फैसले वैचारिक सिद्धांतों पर नहीं बल्कि सत्ता में बने रहने और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को साधने पर आधारित होते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पलटी मारना ही उनकी राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा पहलू है तो आप गलत हैं। हाल के वर्षों में उनके सार्वजनिक व्यवहार में एक ऐसा बदलाव आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सबसे बड़ा विवाद था बिहार विधानसभा में उनका एक बयान। जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए उन्होंने महिलाओं के प्रति एक असंवेदनशील और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस बयान ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग की और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी उन पर तंज कसा। बढ़ते दबाव के कारण उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी और फिर आया वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक सरकारी कार्यक्रम में जब एक वरिष्ठ IAS अधिकारी एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए उन्हें गमला देने आए तो नीतीश ने वह गमला सीधे उनके सिर पर रख दिया। ये घटनाएं दिखाती है कि कैसे एक नेता अनुशासन और गरिमा के लिए जाना जाता था, उसका व्यवहार उसकी अपनी ही बनाई छवि के विपरीत होता जा रहा है। जहां 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार ने जनता के लिए लोक लुभावन घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके अलावा अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा भी किया है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है? क्या 2025 के चुनाव में जनता उनके सुशासन मॉडल को याद रखेगी या पलटू राम की छवि उन पर भारी पड़ेगा? हमारे शो एक बिहारी सब पे भारी में आज के लिए बस इतना ही। आज जहां हमने जाना एक ऐसे नेता की कहानी जो बिहार की राजनीति की धुरी है, एक ऐसा नेता जिसने सत्ता के लिए हर दाव चला और जिसने अपनी ही छवि को बार बार गढ़ा और फिर तोड़ा। देखना यह है कि उनकी इस जटिल विरासत का क्या होगा। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए तमिल।